नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन में सीधा रुक करें एक बड़ी खबर का। कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के हालात को लेकर दरअसल ये समीक्षा बैठक रखी गई है क्योंकि कोरोना के मामलों ने जिस तरह से कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं, उसको लेकर भारत में भी अब चिंताएं बढ़ने लगी है क्योंकि 4 मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में अलग अलग राज्यों में बैठकें चल रही है। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी की ये बैठक होगी। BF7 जो नया वेरिएंट सामने आया है, उस वेरिएंट को लेकर सावधानी और सतर्कता बात की जा रही है। चीन में ये वेरिएंट अपना कहर बरपा रहा है और इसीलिए इसी वेरिएंट को लेकर सावधानी और सतर्कता की बात बार बार की जा रही है क्योंकि ओडिशा और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2-2 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर 4 केस नए वेरिएंट के सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब कल मीटिंग की तो उसमें भी ये कहा गया कि विदेश से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग भी की जाए और सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रोटोकॉल हम पहले और दूसरे लहर में अपनाते थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना, यही वो चीजें हैं जो कोरोना से बचा सकती हैं। और दोपहर में पीएम मोदी समीक्षा बैठक करेंगे और कोरोना के हालात को लेकर वो बातचीत करते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए कोरोना के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं और खासकर राजधानी दिल्ली में कल एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद अब तमाम राज्य जो हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। साथ ही तमाम राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के लिए कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी देखिए अब तमाम राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जाए। इसी क्रम में आज दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बैठक बुलाई गई है। वहीं 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी बैठक करने वाले हैं। ये तमाम राज्यों में एहतियात बरते जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के हालात की आखिर किस तरह से समीक्षा की जानी है, कैसे बढ़ते हुए मामलों को रोका जाए, क्या गाइडलाइंस अपनाई जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा भी होगी और इन पर समीक्षा भी होगी। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट है। सीएम एकनाथ शिंदे कोविड पर समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना की तैयारियों पर फीडबैक भी लेंगे अधिकारियों से। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आज मीटिंग लेंगे और मीटिंग में कोरोना को लेकर अलर्ट भी जारी किया जाएगा तमाम जगहों पर। सबसे ज्यादा अगर केसेस कहीं पर आने की उम्मीद जहां जाहिर की जा रही है, वहां पर सतर्कता बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम पहली और दूसरी लहर की बात कर लें तो दिल्ली और महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला, मौत की संख्या जहां पर सबसे ज्यादा आई थी। ऐसे में जिस तरह हमने जिक्र किया, दिल्ली में आज अहम बैठक है। वहीं महाराष्ट्र में भी सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। समीक्षा बैठक रखी गई है क्योंकि जिस तरह हमने जिक्र किया, तमाम राज्यों को ये कहा गया है कि अपने राज्यों में समीक्षा बैठक करें और देखें कि आखिर स्थिति कैसी बनी हुई है। इसी क्रम में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से भी ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें कोरोना की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सीएम एकनाथ शिंदे कोविड को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिल्कुल, तो एक तरफ जहां कर्नाटक की सरकार ने कोरोना को लेकर रिव्यू मीटिंग बुलाई है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के हैं वो भी एक मीटिंग करेंगे और एकनाथ शिंदे भी इसी सिलसिले में तमाम अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे कोविड को लेकर। इस नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा के सरकार की तरफ से भी कोविड को लेकर तमाम मीटिंग्स किए जा रहे हैं क्योंकि केंद्र की तरफ से कह दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि राज्य सरकारें कोविड को लेकर एक बार फिर से एक्टिव हो जाए, अलर्ट हो जाए और अगर केसेस सामने आते हैं तो उससे कैसे निपटना है। स्थितियां अगर बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो कैसे कंट्रोल में करना है, इसको लेकर पहले ही रणनीति तैयार कर ली जाए। पिछले 2 लहरों में हमने देखा था कि अस्पतालों की व्यवस्था से लेकर, दुकानों से लेकर एयरपोर्ट तक, बस स्टैंड तक जो व्यवस्थाएं की गई थी, क्या उनको वापस से वैसे ही लागू किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकारें जो है आज जो मीटिंग आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उनमें चर्चा करेंगे। तो सीएम एकनाथ शिंदे भी आज कोविड पर समीक्षा बैठक करेंगे।
तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है। पहली और दूसरी लहर से देखिए सबक ली गई थी, आखिर कैसे जो लगातार मामले बढ़े थे उनको नियंत्रण में लाया जाए। और अब देखिए क्योंकि जो नया वेरिएंट है BF7 उसने दस्तक दे दी है, देश में मामले सामने आने लगे और इसी क्रम में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्र की ओर से बैठकें हो रही हैं, राज्य सरकारें भी बैठकें कर रही हैं और समीक्षा हो रही है मामलों को लेकर, कोरोना को लेकर, क्योंकि चीन, ब्राजील, जापान समेत कई देशों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। चीन में हालांकि हालात बद से बदतर हैं और ऐसे में सावधानी बरतते हुए शुरुआत में ही तमाम राज्य जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन से झड़प के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में लगेगा मोबाइल टावर। LAC के पास कनेक्टिविटी में सुधार के लिए यह फैसला लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार लगातार कदम उठा रही है। तवांग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार ने मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। ये फैसला 9 दिसंबर को यांगत्से में भारत चीन संघर्ष के बाद हुआ है। तवांग के उपायुक्त KN दामो ने कहा है कि BSNL और भारतीय एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की समस्या होती है। और ऐसे में अब जब झड़प की खबरें सामने आई उसके बाद कहीं पर भी कोई भी लापरवाही ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बॉर्डर पर चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भारत ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। बागपत के चांदीनगर से इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स के जवानों को अरुणाचल भेजने का जो फैसला है वो किया गया है। पिछले दिनों जिस तरह से तवांग सेक्टर से भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई उसके बाद से ही चालाक चीन पर लगाम कसने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, ताकि आगे चीन कभी भी अपने इस तरह के मंसूबों को ना पाल सके, क्योंकि भारतीय सेना की ओर से देखिए मुंहतोड़ जवाब तो दिया गया, लेकिन इसके साथ ही अब तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। बागपत के चांदीनगर से इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स के जवानों को अब अरुणाचल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। पिछले दिनों जिस तरह से तवांग सेक्टर में भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई उसके बाद से ही चालाक चीन पर लगाम कसने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि आगे ड्रैगन इस तरह के मंसूबे ना पाल सके और भारतीय सीमा की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। जवान पूरी तरह से तैयार है। युद्धाभ्यास किया जा रहा है एक तरफ कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो क्या करना है। ट्रेनिंग जो जवानों को दी जा रही है ताकि हर तरह जवान जो है एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। और अरुणाचल में कुछ जवानों को भेजा जा रहा है बागपत से ताकि इस चालबाज चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वहीं चीन पर चर्चा के लिए विपक्ष के सांसदों को नोटिस दिया गया है। संसद में चर्चा के लिए विपक्ष के सांसदों का नोटिस। तो संसद में चर्चा के लिए विपक्ष ने नोटिस दिया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन के मसले पर चर्चा हो। सरकार से ये मांग की जा रही है कि चीन के मसले पर सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा जा रहा है कि जब से चीन की खबर सामने आई विपक्ष ये चाह रहा है कि सदन में इस पर चर्चा हो और सरकार असली तस्वीर को उजागर करे कि आखिर हो क्या रहा है बॉर्डर पर, आखिर सरकार की तैयारियां क्या कुछ है। लेकिन जवाब के नाम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब बयान दिया तो उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं था और अब जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो एक नोटिस भेजे हैं, वो चर्चा की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हिमाचल में शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। नव निर्वाचित विधायकों को
शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, आज से हिमाचल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और देखिए कई मायनों में कहा जा सकता है कि शीतकालीन सत्र जो है वो अहम रहने वाला है। 3 दिवसीय है ये सत्र जो रखा गया है और इसमें कहा जा रहा है कि जो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है। तो आज हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हिमाचल विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसी दौरान सदन में नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। ये भी बता दें कि आज से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। हिमाचल में 14वीं विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। 23 दिसंबर यानी कि कल स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा जिस पर 24 दिसंबर को बहस होगी और उसी दिन इसे पारित किया जाएगा। 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो रही है। आज से हिमाचल के शीतकालीन सत्र की 14वीं विधानसभा का ये पहला सत्र है। कहा जा सकता है कि जीत के बाद ये पहला सत्र रखा गया है और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे कहा जा सकता है मामले हैं, कई ऐसे विधेयक हैं जिन्हें पारित किया जाएगा, जिन पर चर्चा भी होनी है। तो कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र में आखिर क्या निकलकर सामने आएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन 3 दिवसीय सत्र का आगाज आज से हो रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में यह सुनवाई है। कोर्ट में पहले सुनवाई टल गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल आफ्ताब की पेशी की गई थी। हालांकि उस दौरान ये जो सुनवाई थी वो टल गई थी और आज फिर से ये सुनवाई हो रही है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। इससे पहले कोर्ट में आफ्ताब की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी। आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में आफ्ताब पेश हुआ था। आफ्ताब पर श्रद्धा की हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करने का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन में जुटी हुई है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को ये मिली कि जो हड्डियां बरामद की गई थी उनका डीएनए मैच कर गया है श्रद्धा के पिता से। अब ऐसे में ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब इस तरह के जो प्रूफ है वो मिल रहे हैं तो क्या वाकई में आफ्ताब को सजा मिलेगी। लेकिन आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आफ्ताब की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास अगर हम अहम सबूतों की बात कर लें तो श्रद्धा का मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है, श्रद्धा का सर बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जो हड्डियां मिली थी उनका जब डीएनए कराया गया तो वो डीएनए मैच हुआ था श्रद्धा के पिता से। तो इस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि पुलिस के पास अहम सबूत है, लेकिन सर और मोबाइल की तलाश अभी भी है। इस बीच आफ्ताब की जो जमानत याचिका है उस पर पिछली बार सुनवाई टल गई थी, लेकिन आज फिर से ये सुनवाई होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए ये सुनवाई होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि अब से पहले जब आफ्ताब कोर्ट में गया था सुनवाई के लिए, उस दौरान हिंदू संगठनों ने उस पर हमला कर दिया था। बिल्कुल, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति जे मुनीर की कोर्ट में ये सुनवाई होगी। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। बिल्कुल, और सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। दरअसल नियमित पूजा को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा था, सरकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में मंदिर पक्ष ने बहस पूरी कर ली है। इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अब अपना पक्ष रखेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज फिर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने यूपी सरकार से नियमित पूजा के मामले में जवाब मांगा था। इस पर यूपी सरकार की ओर से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 दिन के लिए टालते हुए आज की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने बहस पूरी की। हालांकि लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है और लगातार महिलाओं का ये कहना है कि हमें शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत दी जाए। तो वहीं आज कोर्ट में इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से देखने को मिली है। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन घुसपैठ नाकाम हुआ है।
तो आप समझिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने नापाक इरादों को आगे बढ़ाते हुए दरअसल एक ड्रोन भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की। हालांकि बीएसएफ जवानों की सजगता ने इस ड्रोन को मार गिराया है। तो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब लगातार भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है और एक बार फिर से भारतीय जवानों ने, बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया है। कुछ दिन पहले ही पंजाब के बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखने को मिला था जो 15 सेकंड तक लगभग हिंदुस्तान की सरहद पर था, लेकिन जब फायरिंग की गई हिंदुस्तान की सेना की तरफ से तो वो ड्रोन चला गया। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत, जहां ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारत सीमा पर पाक की नापाक हरकत देखने को मिली है, जिसे एक बार फिर से हिंदुस्तानी सेना ने नाकामयाब किया है। वाराणसी से एक बड़ी खबर, बीएचयू में मनाया गया काला दिवस। छात्रों के निलंबन का विरोध किया जा रहा है। फीस बढ़ाने को लेकर ये विरोध जताया गया। बिल्कुल, दरअसल काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। बीएचयू प्रशासन द्वारा छात्रों के निलंबन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों परिसर में पोस्टर लगाने के बाद छात्रों ने काला दिवस मनाया। मुख्य परिसर से लेकर बरकछा तक इसका असर देखने को मिला। वहां पर काली पट्टी बांधकर छात्रों ने फीस वृद्धि समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और लोगों से आंदोलन में समर्थन मांगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने को लेकर विरोध जताया जा रहा है और अब छात्रों ने काला दिवस मनाया है। हाथ पर काली पट्टी बांधकर उन्होंने विरोध जाहिर किया है और लोगों से वो इस आंदोलन में अपना समर्थन देने की भी मांग कर रहे हैं। ये देखिए, काला पट्टी बांधते ये जितने भी छात्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। काला दिवस के रूप में आज के दिन को ये मना रहे हैं। वाराणसी में इनका ये कहना है कि फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है और इस तरीके से मनमाने ढंग से फीस बढ़ाना गलत है, क्योंकि वो इतनी फीस दे नहीं पा रहे। काली पट्टी को अपने दाहिने हाथ, बाएं हाथ और अपने सर पर बांध करके काला दिवस मना रहे हैं, जिनके कारण है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे निर्दोष छात्रों को अकारण निलंबित कर दिया गया है। जो अगला कारण है वो ये है कि 150% की फीस वृद्धि हुई है, जिसका दंश सीधे सीधे तौर पर आम छात्र झेल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 40,000 छात्रों में से आप 40,000 छात्रों का आंकड़ा निकालेंगे तो उसमें से 90% ऐसे छात्र आते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या सबसे अंतिम पायदान वाला जो है वो आते हैं। तो उन छात्रों को 150% जो फीस वृद्धि है उसका दंश झेलना मिल रहा है। अन्याय के खिलाफ लड़ रहे छात्रों को निलंबन कर देती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे छात्रों को निलंबन कर देती है और कहती है कि आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हैं। छात्रों का कहना है कि आपने कोई मंच दिया नहीं। अनपार्लियामेंट्री होता क्या है? यह काला दिवस आयोजन किया गया था कि छात्र संघ बहाली के लिए काला दिवस आयोजन किया गया, 150% फीस वृद्धि के खिलाफ आयोजन किया गया है। यह काला दिवस आयोजित किया गया है कि यह जो बाहरी प्रशासन है जो छात्रों को दबाना चाहती है, इसमें सारे छात्र कम से कम 10,000 की संख्या में छात्रों ने काली पट्टी बांध के अपने अपने कक्षाओं में क्लास किया, अपने अपने सेमिनार में उन लोगों ने सहभागिता दर्ज किया और विश्वविद्यालय को एक संदेश देने का काम किया कि हम आंदोलन करते रहेंगे, आप कितने लोगों की आवाज दबाएंगे। पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन आज काला दिवस मना रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना दिखाया है उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं आज, और आगे भी इसी तरीके से आवाज हमारी बढ़ती जाएगी। आज हम एक चेतावनी दे रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारा ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा और इसकी उग्र रूप लेगा। तो कोरोना को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने चिंता जाहिर की है। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने सस्पेंशन नोटिस दे दिया है। चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक की मांग राघव चड्ढा ने की है। तो कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए राघव चड्ढा की ओर से सस्पेंशन नोटिस दिया गया है। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने सस्पेंशन नोटिस दिया है और ये नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं जो राघव चड्ढा की ओर से दिया गया है। इसमें चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की गई है। कल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से भी ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि जो चीन से फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि चीन से ही सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो बढ़ते हैं और वहीं से देखते हैं कि कोरोना की विभीषिका जो है वो पूरे देश में फैलती है। और ऐसे में राघव चड्ढा की ओर से ये चिंता जताते हुए नोटिस दिया गया है।
वहीं मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने एक खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार किया है। युवक का आरोप है कि बीते रविवार को सिख समाज के नगर संकीर्तन जुलूस के दौरान उसने ट्रैक्टर पर खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरवाले की तस्वीर लगाई थी। बता दें कि 1984 में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना ने भिंडरावाला को स्वर्ण मंदिर में मार गिराया था। तो अब खालिस्तानी समर्थक की तरफ से तमाम बातें की जा रही हैं। गुरु गोविंद की रैली में शामिल हुआ था ये शख्स, ट्रैक्टर पर लगाया था भिंडरावाले का पोस्टर।